नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार जेईई मेन में पूछा था। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में है क्या, उसके बाद उसकी डिस्कशन करें। A block of base 10 centimeter into 10 centimeter and height 15 centimeter, एक ब्लॉक है जिसकी जो बेस एरिया है वो 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, दोनों सेम होते हैं। क्या कितना होता है? दोनों 10 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद क्या है, उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर का है। इट्स केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उसको कहाँ रखा है? उसको एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उसको रखा गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज √3। तो वो जो सरफेस में रखा गया है उसमें हमको फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, यानी कि उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और उस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? √3। तो √3 होता है उस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। The inclination theta of this inclined plane from the horizontal plane is gradually increased from 0 degree। तो हमने क्या कर रहे हैं, जो प्लेन इंक्लाइंड हो रहा है तो ऑब्वियसली पहले हॉरिजॉन्टल होगा, उस स्लोली 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 हम क्या करेंगे, उसकी जो एंगल है इंक्लिनेशन का जो एंगल है तो उसको हम इंक्लाइन करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन पूछा है कि आप जब इंक्लिनेशन के एंगल बढ़ाओगे 0 से तो क्या होगा। ये सारे ऑप्शन पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। तो पूछ रहा है कि थीटा जब 30 डिग्री हो जाएगा तभी वो ब्लॉक क्या करेगी? स्लाइडिंग डाउन होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल। टॉपल का मतलब कोई उस जो ब्लॉक है, ओके, उस ब्लॉक टॉपल हो जाना, ओके, उलट जाना। तो एक एक्सिस के थ्रू, ओके, उसकी साइड में, उसके साइड के पास करने वाला कोई भी एक्सिस के थ्रू वो क्या करेगी? रोटेट करेगी। टॉपल का मतलब, ठीक है, तो वो देखेंगे हम, कोई बात नहीं। तो बोल रहा है कि कुछ एंगल तक वो रहेगा, यानी कि उस कुछ एंगल तक वो रेस्ट में रहेगा, उसके बाद टॉपल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है at theta equal to 60 degree the block will start sliding down the plane and continue to do so at higher angles। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ब्लॉक आपका स्लाइड करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब आप एंगल बढ़ाओगे, ओके, देखिए जब हम एंगल बढ़ाएंगे ना तभी हम उस ब्लॉक की जो मोशन होगा या रेस्ट में हो या मोशन में हो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ हम एंगल बढ़ाएंगे। ओके, तो उसमें बोल रहा है कि हायर एंगल्स में यानी कि थीटा ग्रेटर देन 60 डिग्री में भी वो क्या करेगा? स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड होते रहेगा। ओके, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगी। At theta equal to 60 degree, the block will start sliding down the plane and further increasing theta, it will topple at certain theta। वो बोल रहा है कि the block will start sliding down the plane। सो बोल रहा है कि theta equal to 60 डिग्री के बाद वो स्लाइड करेगा। ओके, जब आप इंक्रीज करोगे थीटा की वैल्यू स्लो, ओके, स्लोली स्लोली 60 डिग्री से ज्यादा, 60 डिग्री से ज्यादा, तो वो क्या करेगा? टॉपल हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ओके, तो उसको हम डिस्कशन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसको डिस्कशन करने से पहले मैं इस बोर्ड को इरेज करना चाहूंगा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था क्वेश्चन में वो क्या था? √3 था। ओके, और जो ब्लॉक था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 10 × 10 × 15 था। ओके, सेंटीमीटर में था, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? बेस, उसकी बेस एरिया क्या है? 100 है। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो मैं फिगर बनाता हूँ, देखिए ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो इंक्लाइंड प्लेन सपोज आप जब थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ाओगे तो सपोज कुछ एंगल थीटा पे है। ओके, और इस थीटा का परिमाण हमको अभी पता नहीं, ठीक, और उस पर क्या है? ब्लॉक है। तो ब्लॉक सपोज अगर मैं उसकी फिगर बनाऊं, देखिए ये यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस है। ओके, ये सरफेस है उसकी, तो ये उसकी सरफेस है, ठीक है, ये उसकी सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है। तो उस पर आपका ब्लॉक ऐसा है। ओके, स्क्वायर शेप होगा, उसकी बेस क्या है? स्क्वायर शेप का। तो उस तरह का आपका ब्लॉक है।
ओके, तो मैं इस फिगर बनाता हूं थोड़ा सा। ओके, तो ये होता है उस ब्लॉक, ये क्या है, ब्लॉक है। तो क्या होगा, देखिए इस फिगर को, ये जब ब्लॉक होगा उस पर, उस ब्लॉक जब उस पे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी थोड़ी अच्छे से फिगर बनाता हूँ, क्योंकि इसमें हमको कुछ कैलकुलेशन करना है। ओके, मैं बहुत बड़ा सा बनाता हूँ, बहुत बड़ा सा बनाता हूँ। ओके, क्योंकि हमको कैलकुलेशन कुछ करना है तो दिक्कत आएगी। ओके, ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है। ये आपका क्या है, इंक्लाइन सरफेस है, और ये एंगल थीटा है, ये आपका इंक्लाइन सरफेस है। ये क्या है, इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे हमारा ब्लॉक है, और ब्लॉक का सपोज ये आपका सेंटर है। ओके, ब्लॉक का सेंटर है, यानी कि सेंटर, यानी कि इस उसकी सेंटर ऑफ मास है। ओके, आपके ब्लॉक इस तरह का होगा, आपके ब्लॉक इस तरह का होगा। तो जो ब्लॉक आपका इस तरह का है, देखिए, तो उस जो सेंटर होगा, ओके, ये 2 डायमेंशनल है, तो आपको लगता होगा ये जो सरफेस है उसकी मिडिल पॉइंट, परंतु ये क्या है, उस आपको अंदर भी जाना पड़ेगा। ओके, उसके सेंटर है। तो क्या होगा, देखिए इसमें आपको ये थीटा की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो इंक्लाइन सरफेस को। देखिए हम उसको, और इस सरफेस में फ्रिक्शन है। तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं हम, तो जब उस ऑब्जेक्ट उसमें रहेगा, देखिए उस ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो उसको ग्रेविटी तो जरूर रहेगा। तो ग्रेविटी क्या होगा, इस सेंटर देखिए इस तरह का जाएगा, वो क्या होगा, ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी की परिमाण क्या होगी, उस सिस्टम की, यानी उस बॉडी की मास और जी। ओके, ये होगा ग्रेविटी। उसके बाद क्या होगी, देखिए ग्रेविटी की जो फोर्स होगी, मैं उसकी, ये आपका क्या है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो क्या होगा, ये नॉर्मल है और ये आपका इंक्लाइन सरफेस है। ओके, ये आपका ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ थीटा बनाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो एंगल थीटा है। ओके, क्यों थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और इसको अगर ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों सरफेस की जो नॉर्मल होगा उनके बीच में भी एंगल थीटा होगा, यानी कि ये भी थीटा है। और तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि अच्छा होगा कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि हम इसलिए लिखते हूं क्योंकि इस जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन में डिस्क्राइब करने वाला हूं, उस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो अभी क्या होगा, देखिए ये उसको ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट में, ये फोर्स आपको किस पॉइंट में मिलेगा, वही मैं बात पूछ रहा हूँ। ये जो फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट की जो इफेक्टिव पॉइंट होगा, देखिए ये जो बॉडी है, ओके, हर पॉइंट में उसको ग्रेविटी की एक्सपीरियंस होगी, हर पॉइंट में, हर पॉइंट में। ओके, परंतु जो इफेक्टिव पॉइंट, यानी कि सारे पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, उसकी जो इफेक्टिव पॉइंट, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो रोटेशनल मोशन में है। ओके, तो रोटेशनल मोशन में जो थ्योरी पार्ट में उसका है, तो मैं प्रॉब्लम्स कर रहा हूं इसलिए उसको अभी नहीं जाऊंगा। तो वो जो पॉइंट होगा, वो क्या होगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जब आपका बॉडी, ओके, आपका बॉडी छोटा साइज का हो, यानी कुछ 10 सेंटीमीटर या मीटर का हो, ओके, तो तभी आपकी जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही है। तो इसका जो सेंटर मास वो क्या होगा, उस क्यूब का सेंटर होगा, क्यूब का, एक्चुअली ये क्यूब शेप का नहीं है। ओके, परंतु इसकी जो सेंटर है, उस सेंटर में उसकी ग्रेविटी क्या करेगी, गिरेगी, किसमें, उसके सेंटर में। तो ये होता है उस सेंटर। तो देखिए जब इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में ग्रेविटी गिरता है, तो ये लेंथ क्या है, ये क्या है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये टोटल क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाफ पोर्शन होगा, ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, इसकी जो हाफ, तो ये जो ग्रेविटी गिरता है, तो उसकी कंपोनेंट क्या है, ये है, और ये दोनों है कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया, अभी आप उसको 3 डायमेंशनल मत समझिए, आप ये समझिए कि मैं एक प्लेन हूं, एक प्लेन जो कि उसकी सेंटर देके ऐसे गया है।
ओके, उस प्लेन में हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं। सेंटर देके गए हैं, इस सेंटर देके एक प्लेन गए हैं। ओके, उस प्लेन में ग्रेविटी इस तरह का है और इस तरह का उसकी कंपोनेंट है। तो ये mg क्या हो जाएगी, देखिए ये जो mg होगा, mg की जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, mg ऑलरेडी है mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये क्या है mg cos थीटा। ओके, mg sin थीटा एक कंपोनेंट है और एक mg cos थीटा है। तो इस कंपोनेंट की वजह से देखिए जब वो मोशन में होगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो इस mg sin थीटा फोर्स मिलेगा और mg cos थीटा मिलेगा। तो देखिए जब उसको mg sin थीटा मिलेगा, ओके, उसको तो फोर्स मिल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है ना, इस पॉइंट के थ्रू, ओके, ये आपका एक एक्सिस होगा, यानी कि ये वाला एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, मैं इस एक्सिस को कंसीडर करूंगा, ये वाला। ओके, ये वाला जो नीचे जो सरफेस के साथ अटैच होगा वो जो एक्सिस होगा, ये वाला एक्सिस। ओके, यानी कि ये वाला एक्सिस, इस फिगर को देखिए। ओके, और इसमें आपको ग्रेविटी गिर रहा है इस दिशा में और इस दोनों कंपोनेंट है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट है। तो इसकी वजह से उस एक्सिस के थ्रू, ओके, ये जो एक्सिस लंबा सा एक्सिस गए हैं, ओके, ये जो एक्सिस है, तो उस एक्सिस के थ्रू, ओके, इसको क्या मिलेगी, टॉर्क मिलेगी। क्या मिलेगी, टॉर्क भी मिलेगी, फोर्स मिलेगी, फोर्स की वजह से टॉर्क भी मिलेगी। देखिए जब उसको टॉर्क मिलेगी, किसको, इस ऑब्जेक्ट को टॉर्क मिलेगी, तो किस कंपोनेंट में मिलेगी, उसके परिमाण क्या होगा। देखिए ये mg sin थीटा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, mg sin थीटा, मैं क्या कर रहा हूं, mg sin थीटा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। इसमें फिगर बनाता हूं। ओके, देखिए इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है, तो ये आपका प्लेन है। ओके, इस पॉइंट में अप्लाई हो रहा है फोर्स, क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, और इस कंपोनेंट क्या है, mg cos थीटा, और ये आपका पॉइंट है। ओके, यानी एक एक्सिस है, तो इससे ये डिस्टेंस कितना है, इतना है डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क होगा ये वर्टिकल, क्योंकि मैंने इस एक ही फोर्स को दो कंपोनेंट के रूप में लिखा, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा। अभी हम इस दोनों फोर्स को इंडिविजुअल तरीके से समझेंगे। ओके, तो mg sin थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये होता है, ओके, और mg cos थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये होता है। तो इस mg sin थीटा की वजह से, mg sin थीटा की वजह से आपको जो फोर्स मिलेगा, यानी कि जो टॉर्क मिलेगा, वो क्या होगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये क्या है, हाइट की आधा है, उसकी जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा उस हाइट की आधा होगा। तो हाइट की आधा कितना है, आपका टोटल हाइट जो होता है 10 × 10 × 15 था, 15 के आधा होगा। तो इसमें जो टॉर्क होगी, और ये टॉर्क क्या करेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस पॉइंट से क्या करेगी, उसको रोटेट करेगी। यानी कि किस दिशा में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, किस दिशा में, क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज को इस केस में पॉजिटिव लेता हूं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो मैं उसको नेगेटिव लेता हूं। ओके, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो टॉर्क होगा क्या होगा, mg sin थीटा, और जो डिस्टेंस क्या है 15/2, क्या है 15/2, तो ये होगा यानी सेंटीमीटर में है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये होगा टॉर्क। तो ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से उसको भी टॉर्क मिलेगा। वो इस फोर्स क्या करेगा, इस एक्सिस के थ्रू इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, यानी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नीचे की तरफ रोटेट करेगा, यानी कि मतलब इस तरह का। ओके, तो मैं उसको, ये क्या हो गया, किस सेंस में हो गया, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, इसको मैं नेगेटिव सिंबल देता हूं। तो एक क्या करता है, इस तरह का रोटेट करता है, और दूसरा वाला क्या करता है, इस तरह का रोटेट करता है। ओके, एक इस पॉइंट से ऐसे रोटेट करना चाहता है और दूसरा वाला इधर को रोटेट करना चाहता है। ओके, तो ऑब्वियसली जो नेट टॉर्क होगा इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस mg cos थीटा फोर्स, तो किस पॉइंट है, इस जो एक्सिस है, इस एक्सिस से उसकी जो आधा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है टोटल टॉर्क। तो ये टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, ये जो टोटल टॉर्क उस सिस्टम में गिरता है, अगर सिस्टम टॉपल नहीं करना होगा, अगर उसको, आप सोचोगे कि दूसरा क्या फोर्स नहीं होता है क्या, दूसरा भी तो फोर्स गिरता है। देखिए जब ये टॉर्क होगा,
तो उस टाइम पे mg sin थीटा और mg cos थीटा, mg sin थीटा और mg cos थीटा की वजह से ये जो कंपोनेंट है वो क्या किस पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। किस पर? थीटा पे, साइन थीटा पे। अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज कराओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा और ये cos थीटा क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, तो ऐसे एक एंगल आपको मिलेगा, ऐसे एक एंगल आपको मिलेगा जिस एंगल पे ये कंपोनेंट यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, जब ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा इस एंगल से, यानी कि ये जो टर्म है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये जो टर्म उससे ज्यादा। ओके, अगर मैं उसको लिखूंगा इस टर्म से, क्योंकि ये टोटल टॉर्क है, जब ये वाला टर्म इस कंपोनेंट की परिमाण से ज्यादा हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर ये टर्म इस कंपोनेंट की परिमाण से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि माइनस सिंबल अगर दूं, ओके, ये उधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन 0। तो उस केस में जिस थीटा के लिए ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। यानी कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0। क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इस इक्वल टू 0 के लिए उस मोमेंट में आपका जो ब्लॉक होगा उस सरफेस के साथ उसकी कोई कनेक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका उस मोमेंट में, ओके, इस क्योंकि ये टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, उल्टा टॉपर होने के लिए स्टार्ट करेगा। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस एरिया होगा वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगी, सिर्फ इस एज में रहेगी, सिर्फ इस पॉइंट में, इस लाइन पे कांटेक्ट रहेगी। ओके, सिर्फ इस लाइन में कांटेक्ट रहेगी और बाकी जो सरफेस वो क्या जाएगी, ऊपर चला जाएगी मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, उस सरफेस में भी रहेगी। ओके, परंतु कांटेक्ट में नहीं रहेगी, प्रेस नहीं होगा। अगर प्रेस नहीं होगा, हल्का सा उसके ऊपर रहेगा, जस्ट हल्का सा, तो उसको नॉर्मल फोर्स नहीं मिलेगी। नॉर्मल फोर्स किस में मिलेगी, इस पॉइंट में मिलेगी। नॉर्मल फोर्स मिलेगी परंतु उस किस पॉइंट में मिलेगी, इस पॉइंट में, इस एक्सिस के ऊपर देके नॉर्मल फोर्स मिलेगी, इस एक्सिस में ऊपर देके नॉर्मल फोर्स मिलेगी, तभी नॉर्मल फोर्स नहीं मिलेगी, उसके अलावा उसको नॉर्मल फोर्स नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, जब उस एक्सिस, जब वो टॉपल करने की जस्ट स्टार्ट करेगा, ओके, वो उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगी उस एक्सिस के देकर, उस एक्सिस को देकर, यानी कि इस एक्सिस को देकर नॉर्मल फोर्स मिलेगी। तो अगर कोई नॉर्मल फोर्स मिलता है या कोई फोर्स होता है उस एक्सिस के थ्रू, तो उस एक्सिस के थ्रू जो टॉर्क होगा उसकी वजह से 0 होगा, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। बाकी रह गई फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी आपका इस पॉइंट में एक्ट करेगा, और कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स भी क्या एक्ट करेगा, उस पॉइंट, उस एक्सिस रहेगा, क्योंकि ये जो एक्सिस होगा यानी कि ये जो एज होगा वो एज सिर्फ कनेक्ट रहेगा, और स्लाइड किस दिशा में स्लाइड होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेटरी फोर्स क्या है, sin थीटा, इस दिशा में स्टैटिक पे रहेगा, स्थिर रहेगा, उस पोजीशन पे रहेगा। परंतु अगर स्लिपिंग होने का कोई संभावना है तो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। तो अगर संभावना है स्लिपिंग करने का इस दिशा में, तो जो फ्रिक्शन मिलेगा उसको इस दिशा में मिलेगा, क्या है, इस दिशा में, और स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा। तो ऑब्वियसली उस फोर्स भी इस एक्सिस पास देके जा रहा है। ओके, ये जो फोर्स है इस एक्सिस देके जा रहा है, तो उसकी वजह से भी टॉर्क 0 होगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल की वजह से 0 होगा, क्योंकि दोनों उस एक्सिस देके जा रहे हैं। बाकी जो टॉर्क रहेगा ये बचेगा। ओके, और ये किस कंडीशन में, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इस सिचुएशन पे और ग्रेटर देन 0 पे भी, इस सिचुएशन में 0 होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये सेम सिचुएशन है। तो उसकी जो ये जो वैल्यू होगा, ओके, ये जो मिनिमम वैल्यू होगा जिस पे आपका टॉपलिंग स्टार्ट होगा, तो इस 0 अगर हम पुट करेंगे, ओके, क्योंकि ये इनइक्वालिटी था, ओके, उसकी जो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगा, जब आप बढ़ाओगे तो एक वैल्यू ऐसे आएगा पहले जिसमें टॉपल होना वो स्टार्ट करेगा, ओके, उसके बाद तो टॉपल हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर हम 0 पुट करेंगे तो उस थीटा का वैल्यू हमको मिल ही जाएगा। तो देखते हैं उस थीटा का वैल्यू क्या है। अभी ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, क्यों मूव नहीं कर रहा है, ये इसका मैं आंसर बताऊंगा। ओके, अभी आपका इस, आप बोलोगे तो फोर्स है तो मूव करना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए, क्यों स्लाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले थीटा आप जब बढ़ाओगे ना, स्लाइडिंग होने के लिए एक थीटा की परिमाण होना जरूरी है। तो उस थीटा क्या होता है,
उसको अगर आप जानते हो तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, √3 है। ओके, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो थीटा क्या होगा, मैं उसका बाद में बताऊंगा, उसकी डेरिवेशन कर लो, मतलब न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ना, तो हम उसको डेरिवेशन पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। तो पहले उसको हम समझ लीजिए, ये पहला चीज है। ओके, ट्रांसलेशन के साथ साथ भी ये रोटेशनल होता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/15/2। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2/3। क्या हो जाएगी, 2/3। यानी कि मैं उसको लिखता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन को इरेज कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन को इरेज कर देता हूं। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये जो थीटा होता है यानी कि जो tan थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, जब टपल करने का स्टार्ट होगा, जब टपल होने का स्टार्ट होगा उस थीटा पे, तो वो क्या होगा, 2/3। और ये क्वांटिटी आपका लेस देन 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 की डिग्री वैल्यू, tan 45 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो ये जो टपल होगा थीटा पे वो क्या होगा, 2/3 लेस देन 45 डिग्री। अभी क्या होगा देखिए, अगर इसको स्लाइड होना ही है, अगर इसको स्लाइड होना ही है, तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, mg sin थीटा, और इसको जो कंपोनेंट है mg cos थीटा इस दिशा में है। ओके, और देखिए जब ये बॉडी आपका स्लाइड होगा, सपोज ये स्लाइड हो रहा है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, किस दिशा में, इस दिशा में मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा आपका mg sin थीटा के साथ, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा इस दिशा में, ओके, तो आपको क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है, और बराबर किसके साथ होगा, mg sin थीटा के साथ बराबर होगा। ओके, परंतु इसकी वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है और ये आपकी लिमिटिंग सिचुएशन पे आ गई, यानी कि अब ये मूव करने वाला है, ओके, स्लाइड होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी mg sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें वो स्लाइड होगा, तो ये क्या है, स्लाइड होने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ओके, स्लाइड होने के लिए थीटा की जो वैल्यू चाहिए, तो वो थीटा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, उसके साथ बराबर हो जाएगा, तभी जाके ये फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा है और स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो उस सिस्टम में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन में अभी वो सिस्टम आपका क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मूव कर रहा है नहीं, स्लाइड होने के लिए जस्ट कोशिश कर रहा है। ओके, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू, और उसको जो नॉर्मल फोर्स उस मोमेंट में जो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा स्लाइडिंग, जिसमें वो स्लाइडिंग होने के लिए जस्ट शुरुआत करेगा स्लाइडिंग होने के लिए। तो अभी क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी इतना हो गया, तो मैं उससे क्या कैलकुलेट करूंगा, जो tan थीटा होगा स्लाइडिंग के लिए, जो थीटा आपको चाहिए वो क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी, तो इस थीटा, ओके, जब वो स्लाइडिंग होने के लिए कोशिश करेगा, जस्ट कोशिश होगा, ओके, अगर उससे ज्यादा होगी तो स्लाइड हो जाएगी, तो वो जो थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ओके, तो वो कैसे इस फॉर्मूला के साथ रिलेटेड थे। तो म्यू की वैल्यू क्या है, √3 है, अगर ये √3 है तो आपकी स्लाइडिंग के लिए जो थीटा चाहिए वो क्या है, 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री है। तो स्लाइडिंग के लिए आपको कितना एंगल चाहिए, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्लाइड नहीं होगा। तो देखिए, तो हमारा जो टपलिंग एंगल है वो लेस देन क्या है, 2/3, लेस देन 45 डिग्री, मतलब जो एंगल होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा। ये जो उसकी जो एंगल होगा, टॉपल एंगल, वो क्या होगा, वो आपका लेस देन क्या होगा, 45 डिग्री होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा। तो ये आपका स्लाइडिंग होने के लिए आपको 60 डिग्री चाहिए, तो उससे पहले वो क्या करता है, टपल हो जाता है। तो ये क्या करेगी, आपका जो बॉडी रहेगी वो स्टैटिक में रहेगी। ओके, क्या करेगी, स्टैटिक में रहेगी, कब तक, जब इस एंगल तक, ओके, तो इस एंगल तक जो टॉपलिंग एंगल है वो क्या होगा, tan इनवर्स 2/3,
tan इनवर्स 2/3। तो जो टॉपल एंगल क्या है, tan इनवर्स 2/3। तो इस एंगल तक आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन पे रहेगा। जब एंगल उससे ज्यादा हो जाएगी वो टॉपल ही हो जाएगा। ओके, टॉपल हो जाएगा तो उसको कोई रोटेशन मतलब कोई स्लाइड भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्लाइड तभी देखने को मिलता है जब ये एंगल आपका 60 डिग्री से ज्यादा होता है। 60 डिग्री से अगर ज्यादा होता तो आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड भी करता, ओके, उसके बाद उस एंगल पे रीच कर लेता और रोटेट टॉपल हो जाता। तो ये एंगल आपका इस सिचुएशन में ये एंगल आपका 60 डिग्री एंगल से पहले आ जाता है तो वो टॉपल हो जाएगा और स्लाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी था वो सही था। ओके, वो क्या करेगी, कुछ एंगल तक रहेगी उसके टॉपल हो जाएगी। ओके, तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।